बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 6 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के हवाले से हम पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल जब दुनिया में आता है, एक ये आफ्टर बर्थ प्रोसेस है, इससे पहले प्री बर्थ प्रोसेस है। जो 9 मंथ एक बेबी जो है वो अपनी मदर कॉम में गुजारता है। वहाँ भी 3 स्टेजेस आप लोगों ने पढ़े थे, ठीक है ना। 1 सेल जाइगोट है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर फेटस बनता है, और 9 मंथ के प्रोसेस के बाद जब एक ह्यूमन मैच्योर फॉर्म में आता है तो फिर वो दुनिया में आ जाता है। जब वो दुनिया में आता है तो यहाँ भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट का, और वो जो कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो सीक्वेंस के साथ है और वो ग्रेजुअल है, वो सडन नहीं है। जिसमें जो डेवलपमेंट होती है वो साइकोलॉजिकल भी हो रही होती है, फिजिकली भी हो रही होती है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए जो लाइफ का स्पैन है ह्यूमंस का, उसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड करके हम समझते हैं, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि एक इंडिविजुअल जब लाइफ में आके ग्रो करता है, फलता फूलता है, तो किस स्टेज में क्या क्या जो है उसके उसमें वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आती हैं, तगय्युरात आते हैं। At development process proceed through some stages, and each development stage differ from the other. Each stage of development has its characteristics. Psychologists have separate human lifespan in stage or period and identified specific changes that may expected during each stage. Transition from one stage to the next is gradual rather than sudden. The age groups assigned to each stage of the development are general as shown the table. तो इस स्लाइड्स के अंदर वो सारी बातें हैं रिपीट की हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है कि आपके पास एक सडन प्रोसेस नहीं होता, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जिसमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज जो है उस पर इंसान जाता है, दूसरी से तीसरी में, और जैसे जैसे इंसान ग्रो करता जाता है डिफरेंट स्टेजेस पे, वैसे वैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होती जाती हैं। स्टेजेस वाइज अब हम टेबल के साथ समझते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है आपकी, उसका एज ग्रुप है बर्थ से 2 साल है, उसको इन्फेंसी स्टेज कहते हैं। इन्फेंसी स्टेज में नियोनेट स्टेज होती है और बेबी हेड होता है। नियोनेट स्टेज फर्स्ट 2 वीक का जो पीरियड है वो नियोनेट स्टेज होता है, और इसमें जो फर्स्ट 2 वीक का पीरियड है इसमें बच्चा ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट होता है। उसको टोटल उसका बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, उसका हर तरह से जो है बच्चा का माइनर सा लेवल के ऊपर भी बच्चा अपने केयर गिवर के ऊपर, मेन केयर गिवर मीन क्या, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। 2 वीक के बाद फिर उसका वो थोड़ा उसका बॉडी के ऊपर कंट्रोल होने लगता है, वो डिपेंडेंसी से थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंसी की तरफ आने लग जाता है। तो वो इन्फेंसी की स्टेज को 2 हिस्सों में उसने डिस्कस किया, एक न्यूनेट कहा, दूसरा बेबीहुड कहा। बेबीहुड जो होता है वो 2 साल के पीरियड को ही बेबीहुड कहते हैं, लेकिन उस 2 साल के पीरियड में जो पहले 2 वीक का पीरियड है उसे न्यूनेट का नाम दे दिया। इस 2 साल के पीरियड में बड़ी रैपिड डेवलपमेंट हो रही होती है, और उसमें जो बॉडी की प्रोपोर्शन है उसमें बड़ी रैपिड चेंज आ रही होती है। इंटेलेक्चुअल जो ग्रोथ है वो तेजी से हो रही होती है। बॉडी प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जिस्म का साइज तेजी से बढ़ रहा होता है, और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से क्या मुराद है कि बच्चा का जो थिंकिंग या थॉट प्रोसेस है वो बड़ी तेजी से बच्चे का जो डेवलप हो रहा होता है। फिर 2 से 6 साल की एज ग्रुप जो है उसको सेकंड स्टेज हमने कहा, और उसका नाम अर्ली चाइल्डहुड कहा। ये बड़ी आइडियल सी स्टेज होती है एक इंडिविजुअल्स की लाइफ में, और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। ये जो 6 साल तक की जो उम्र है इसमें एक इंडिविजुअल्स की जो पर्सनैलिटी बननी होती है वो 90% बन जाती है। मतलब उसका जो माइंड की जो फंक्शनल डेवलपमेंट है वो ऑलमोस्ट 90% मुकम्मल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि एक बच्चा एज अ इंसान जैसा बनना है ऑलमोस्ट 90% बन जाता है। तो इसका मतलब ये उम्र बड़ी ही इंपॉर्टेंट उम्र है, और इस उम्र में बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये जो एज है ये प्री स्कूलिंग एज कहते हैं, जैसे हमारे आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, गवर्नमेंट स्कूलों में अर्ली चाइल्डहुड ECE के नाम से, और प्राइवेट स्कूल्स में प्रेप, प्ले, नर्सरी, केजी, इस तरह के जो डिफरेंट क्लासेस हैं। 1 क्लास से जो पहली की जितनी भी क्लासेस हैं वो प्री स्कूलिंग पीरियड या प्री स्कूलिंग क्लासेस कहते हैं। इसमें बच्चा है कंट्रोल गेन करता है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। जिस तरह का बच्चे का एनवायरनमेंट होता है उसके मुताबिक अपने आप को उसके मुताबिक बच्चा एडजस्ट करता है और ढालता जाता है।
और बच्चा आल्सो स्टार्ट टू लर्न टू मेक सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट का मतलब उसने पेरेंट्स के साथ कैसे एडजस्ट करना है, उसने अपने पीयर ग्रुप यानी एज ग्रुप के बच्चों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, उसने अपने स्कूल में जब वो बच्चे ने जाना है, इस एज के बच्चे को स्कूल भेजने लग जाते हैं, वहां पे बच्चे ने किस तरह से इंटरेक्शन करना है, किस तरह से घुलना मिलना है, ये सारी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को आने लग जाती है। नेक्स्ट एज ग्रुप जो है 6 से 12 साल है, इस स्टेज को हम लेट चाइल्डहुड कहते हैं। ये आपके पास प्राइमरी स्कूल एज है। इस एज में बच्चे के पास बुनियादी नॉलेज आना होता है। तो उसने अगर अपने आप को बड़ा होके जिंदगी के मामलात के हवाले से अपने माशरे के अंदर एडजस्ट होना है तो उसको बुनियादी इल्म चाहिए, ठीक है ना। उस बुनियादी रूडिमेंट का क्या मतलब होता है, इब्तदाई या बुनियादी है, रूडिमेंट्स ऑफ नॉलेज, इब्तदाई नॉलेज की जरूरत होती है। वो जो इब्तदाई नॉलेज है वो बच्चे को बताता है कि उसने अपने अडल्ट लाइफ में कैसे एक कामयाब जिंदगी गुजारनी है और कैसे एडजस्ट होना है। तो उसके हवाले से 6 से 12 साल की उम्र में बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है। दिस इज द प्राइमरी स्कूल स्टेज। Here, child is expected to acquire the remnant of knowledge that are considered essential for successful adjustment to adult life। तो remnant knowledge जो है यानी जो बुनियादी नॉलेज है, इब्तदाई नॉलेज जो है वो इसलिए उसकी अहमियत है कि उसके जरिए जो है एक अडल्ट लाइफ में उसकी कामयाबी के साथ एडजस्टमेंट होती है। उसके बाद का जो एज ग्रुप है 12 से 18 साल लिया गया है और इस एज ग्रुप को एडोलेसेंस का नाम दिया जाता है। इसको भी दो हिस्सों में अर्ली एडोलेसेंस और लेट एडोलेसेंस का नाम कर लेते हैं, बट यहाँ पे एडोलेसेंस का वर्ड यूज है। इस एज में फिजिकल से भी ज्यादा साइकोलॉजिकली बड़ी चेंजेस आ रही होती हैं। साइकोलॉजिकली चेंज से क्या मुराद है कि सेक्सुअली एक इंसान के अंदर जो डिजायर है वो इस एज में आके प्रॉपर तरीके से डेवलप होती है। एक लड़की जो है वो एक औरत की शेप में ढलने लग जाती है, एक लड़का जो है वो एक मर्द की शेप में ढलने लग जाता है। उसकी बॉडी की जो शेप्स हैं वो चेंज होने लग जाती हैं। जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर अगर लड़की का देखें वो लड़की से औरत की शेप में उसका फिजिकल स्ट्रक्चर की शेप आने लग जाती है। और लड़के की दाढ़ी मूछें और इस तरह की जो आपके पास आवाज का बदलना, इस तरह की चीजें बच्चे की फिजिकली शो होने लग जाती हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली क्या है, वो जो सेक्सुअल डिजायर, जो सेक्स इंसान की बेसिक नीड में से एक नीड है, वो इस एज में उसका आगाज होता है। इसके लिए वर्ड प्यूबर्टी भी यूज करते हैं। इट इज आल्सो पीरियड ऑफ इंटेंसिफाइड पर्सनल इंटरेक्शन विद पेयर्स ऑफ द सेम एंड अपोजिट सेक्स। तो और इस एज में बच्चे को बहुत ज्यादा तलब होती है कि अपनी एज ग्रुप के लोगों के साथ या एज ग्रुप के बच्चों के साथ उसका इंटरेक्शन हो। पेयर का मतलब होता है सेम एज ग्रुप के बच्चे। अब वो जो सेम एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो सेम जेंडर के भी हो सकते हैं और अपोजिट, क्योंकि सेक्सुअली जो मेच्योरिटी है वो इस एज में आती है। तो सेक्सुअली मेच्योरिटी का मतलब ये होता है कि जो अपोजिट जेंडर है उस इंडिविजुअल को, लड़की है तो उसको लड़का अट्रैक्ट करने लग जाता है, लड़के हैं तो उसको लड़की में अट्रैक्शन नजर आने लग जाती है। और सेम एज ग्रुप के साथ वो कंफर्टेबल होना, फ्रैंक होना, गपशप करना, वक्त स्पेंड करना बहुत अच्छा फील करता है। ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एज ग्रुप है वो 18 से 40 साल है, इसे यंग अडल्टहुड कहते हैं। इसको दो हिस्सों में अगर हम डिवाइड करें, 18 से 40 साल, 18 से 30 साल कर लें और 30 से 40 साल कर लें। ये जो 18 से 30 साल का पीरियड है, इसमें 18 साल में आपको पता है कि आईडी कार्ड बन जाता है। आईडी कार्ड बनने का मतलब ये है कि एक शनाख्त मिल जाती है एक इंसान को कि अब आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकते हो और जिंदगी के फैसले जो खुद करते हो उसकी आप खुद जिम्मेदार हो। तो अच्छा, अब मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे 18 से 30 और 18 से 30 तक एक इंडिविजुअल्स की दो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती हैं। एक उसकी जो है पर्सनल एडजस्टमेंट, यानी उसकी ख्वाहिश होती है उसका कैरियर जो है वो बन जाए, वो जो बनना चाहता है, जिस तरह से माशरे के अंदर जिंदगी गुजारना चाहता है उस तरह का उसका कैरियर बन जाए जैसा वो सोचता है। दूसरा उसके इंटीमेट रिलेशनशिप, क्योंकि इसलिए पिछली स्टेज में आपके पास सेक्सुअल जो डिजायर्स इंसान के अंदर आ जाती हैं तो शादी की नीड आ जाती है। जब शादी की नीड आती है तो अपना पार्टनर चाहता है, आगे अपनी फैमिली लाइफ चाहता है, और इस बेस के ऊपर वो 18 से 30 साल में अपने दो मेजर एरियाज को प्लान करता है, एक अपना कैरियर, दूसरा अपनी मैरिज लाइफ।
फिर उसके बाद 30 से 40 साल का पीरियड है, उसमें वो जो इंडिविजुअल्स है वो साफ ज़ाहिर है कि उसने जो भी उस वक्त तक 25-30 साल तक दुनिया में सीखा होता है, समझा होता है, अब वो दुनिया को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसके कुछ गोल होते हैं, वो चाह रहा होता है कि उसकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, एस्पायरेशन जो है जो उसने सेट की होती हैं, जिनको अचीव करना चाह रहा होता है, वो दुनिया में अपने को मकाम बनाना चाह रहा होता है। अगर अगर वो कामयाब, अगर अब वो नॉर्मल है, कंफर्टेबल है, उसे साइकोलॉजिकली वो स्मूथ है, तो साफ ज़ाहिर वो बहुत अच्छा अपने आप को माशरे के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अडल्टहुड इंक्लूड इंपॉर्टेंट डिसीजन चूजिंग कैरियर, लाइफ पार्टनर, यानी दो ही मेन होते हैं ना, कि एक अपने कैरियर के बारे में डिसीजन लेना, दूसरा अपने लाइफ पार्टनर के बारे में। यंग अडल्टहुड बिगिंस विद सेटिंग गोल्स एंड एस्पिरेशन। जो यंग अडल्टहुड है वो अपने गोल की सेटिंग करते हैं और अपनी ख्वाहिशात की सेटिंग करते हैं। और फिर उसके बाद जो जैसे 40 के नज़दीक पहुंचता जाता है तो फिर इंसान अपने जो लाइफ के मैक्सिमम जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको भी अचीव कर चुका होता है, जो साइकोलॉजिकल होते हैं और जो माशरती ख्वाहिशात होती हैं उसको भी जो मैक्सिमम जिस लेवल तक इंसान जा सकता है अपने आप को उस माशरे के मुताबिक एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद फिर एक इंसान का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 40 से फिर 60 साल के पीरियड में हम पढ़ते हैं मिड है, ये ग्रुप है आपके पास, एज ग्रुप 40 से 60 साल, और इसका नाम है आपके पास मिडल अडल्टहुड। और मिडल अडल्टहुड में क्या बताया हुआ है, पहले वही दोबारा बात रिपीट की हुई है कि 30s के एज में जो है इंसान अपनी सेटल डाउन करता है कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, जो उसने रूटिंग फेज, जो उसने इब्तदाई जिंदगी की जो बातें समझ दी होती है, सीखी होती है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी सेट कर लेता है। उसके बाद फिर अपनी उसी जिंदगी को अपरूट करता है, उठाता है, जो मैक्सिमम जिंदगी को किसी मकाम पर लेके जाना चाहता है तो 40 तक मैक्सिमम कोशिश करता है। उसके बाद फिजिकली जो उस इंसान में जो है डिक्लाइन होना शुरू होने लग जाता है, जैसे उसके जिस्म के ऊपर जैसे 40 क्रॉस करता है तो रिंकल्स उसकी चेहरे के ऊपर जो वो पड़ने लग जाते हैं। इसी तरह से उसकी जो वेस्ट है, कमर है, ठीक है ना, उसमें वो कहते हैं जो लाइंस हैं वो नजर आने लग जाती हैं। इसी तरह उसके बाल सफेद होने लग जाते हैं। इसी तरह के जो और जो चेंजेस हैं, क्योंकि सेल जो है वो कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव पर्पज की तरफ 30 के बाद शुरू हो जाता है 12 इंसान का डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, उसके सेल की डिकम्पोजिशन। कुछ जो है आफ्टर 30 फौरन स्टार्ट हो जाता है, और जो वाज़ेह तौर पर हमें उसके असरात नजर आते हैं वो 40 के बाद नजर आने लग जाते हैं। और उसका जो कैरियर जो सेट हो रहा होता है उसकी ट्रांजिशन में उसको फिर इश्यूज भी उसी के हिसाब से उसे फेस करने पड़ रहे होते हैं। तो इस तरह से जो मिडिल अडल्टहुड है या तो उसकी कामयाबी की अलामत बन जाता है या फिर उसके कुछ लाइफ की कामयाबियों के इश्यूज भी उसके सामने आ जाते हैं। अलबत्ता 40 के बाद इंसान ढलने लग जाता है, नजर आने लग जाता है कि अब ये इंसान जो है वो जवानी की स्टेज से आगे जा रहा है। फिर आ जाता है 60 साल। 60 साल तक तो इंसान काम करता है, जरा भी गया वो मैक्सिमम उसके पास जो कुछ इंसान के पास होता है वो इंसान वापस दुनिया को लुटा रहा होता है, ताकि वो लुटाएगा तो पिछली नस्ल उसे एक्सेप्ट कर रही होती है। 60 साल का फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, उसे लेट अडल्टहुड कहते हैं। इस एज में साफ ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ जैसे तासुर है कि हम रिटायर हो जाते हैं। रिटायर का मतलब है एक इंसान की जो मैक्सिमम एनर्जी जो लोगों को सर्व करने के हवाले से इस्तेमाल हो सकती है वो 60 साल तक है। उसके बाद उसकी अहमियत जो है वो कम होने लग जाती है, वो अपनी जो भी अहलियत है उसे लूज करना शुरू कर देता है। उसकी हेल्थ का, वो अपनी हेल्थ के बारे में बड़ा परेशान होने लग जाता है। वैसे तो आजकल हमें पता है कि हमारे यहाँ तो 40 के बाद भी लोग अब हेल्थ इश्यूज को लेके बैठे हुए हैं, फीमेल में ये ज़्यादा इशू होने लग गया है। तो बहरहाल जो एक नॉर्मली हेल्दी इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें यही समझा जाता है कि 60 साल तक फिर भी इंसान हेल्दी रहता है। तो बहरहाल हम उसी हवाले से बात करेंगे जो हमारे पास लिटरेचर है कि 60 साल के बाद इंसान क्योंकि अचानक से रिटायर होता है, लोग काम काज करना उसे छुड़वाते जाते हैं, चाहे उसकी जॉब हो या उसका बिजनेस हो, तो समझा जाता है कि ये इंसान अब वो वाले काम करने की सलाहियत नहीं रखता जो वो कर रहा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने उस काम का तसलसल रखते हैं। इन जनरल यही है कि उसकी हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं और उसकी वीकनेस साफ, उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो डेथ को प्लान करने लग जाता है, उसके ज़हन में आगे डेथ नजर आ रही होती है। देयर विजिट टू अ डॉक्टर इन मोर फ्रीक्वेंट, जब ये दोनों मसले होंगे तो वो डॉक्टर को जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट के साथ जो है विजिट करता है। रिटायरमेंट हैज अ वास्ट इम्पैक्ट ऑन एज
अडल्ट। जब रिटायरमेंट का जो लोग जॉब करते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो जहनी तौर पर वो अपने आप को समझ लेते हैं कि अब हम दुनिया के काम के नहीं रहे, तो उसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। द ग्रेजुअली लूज देयर सेंस ऑफ मीनिंगफुलनेस इन द लाइफ। बुरा असर कैसे पड़ना है, अब उन्हें लगता है कि अब हमारा दुनिया में रहने का कोई मकसद नहीं रहा, दुनिया ने अब हमसे कोई काम नहीं लेना। सम डेवलप interest in social services and spend their time in financial planning, reading, traveling, visiting religious places and enjoying nature। अब इसी में उसने बताया है कि कुछ लोग होते हैं वो फिर अपनी जिंदगी को मीनिंग दे देते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा काम एक पकड़ लेते हैं जो पैसे के लिए नहीं होता, किसी और मकसद के लिए नहीं होता, वो जस्ट अपनी जिंदगी को, जो आखिरी जिंदगी है उसको बेहतर तरीके से गुजारने के हवाले से होता है। वो जिस तरह का इंसान का मिजाज होता है, कोई आपने सोशल सर्विसेज देने लग जाता है, कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करने लग जाता है, कोई रीडिंग में दिलचस्पी लेने लगता है, कोई ट्रैवलिंग करने लग जाता है, कोई रिलीजियस, जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग जो है वो मस्जिदों का रुख करते हैं और फिर मस्जिदों में बैठे रहते हैं और इबादत करते रहते हैं। बहरहाल जिस तरह से उसका मिजाज होता है उसी के हिसाब से वो नेचर को देखते हुए अपनी लाइफ को इंजॉय बनाने की कोशिश करता है। तो ये एक लाइफ का स्पैन था जो बर्थ से शुरू होकर 60 साल तक हम लेकर आए कि इंसान काम करता रहा, और 60 साल के बाद उसकी रिटायरमेंट की एज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।